नमस्कार, द रेड माइक के दर्शकों मैं हूं संजय दत्त। अभी हम लोग कोविड से उभरे ही हैं और हमने कोविड का प्रकोप देखा ही है कि अब एक नया वायरल इन्फेक्शन, एक नया वायरस एमपॉक्स के नाम से पैंडेमिक की शक्ल ले चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये भी पैंडेमिक है। क्या ये कोविड-19 जितना भयानक है? क्या हमको उतना अलार्म हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एमपॉक्स इसका नाम है, मंकी पॉक्स का नाम अब एमपॉक्स हो गया है। ये क्या करता है शरीर में? इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं? उसको रोका कैसे जा सकता है? कोई मौजूदा वैक्सीन क्या इसको रोक सकती है? इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर ईश्वर गिलड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट। आपका बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर गिलड़ा। एक-एक करके मैं सवाल पूछूँगा और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एमपॉक्स वायरस है, इसको किस तरीके से समझा जाए और देखा जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप दर्शकों को ये समझा दें कि क्या होता है एमपॉक्स? ये अगर आप ब्रॉडली देखेंगे कि पिछले 40 सालों में जितनी बीमारियां आई है, उसकी नई बीमारियां, वो 70% वो सब वायरल डिसीज है, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं हिंदी में। और हुँ, इसके अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां ये जूनोटिक है। जूनोटिक यानी एनिमल से या बर्ड से इंसानों में आती है और बाद में इंसानों से इंसानों में फैलती है। तो ये जीका देख लीजिए, निपा देख लीजिए, इबोला है, मैड काउ डिसीज है, सार्स है, बर्ड फ्लू है, एचआईवी है और ये एमपॉक्स है। ये सब बीमारियां एनिमल से इंसानों में आई है। और इसका हुँ, मेन कारण यह है कि जैसा हमें जीने का अधिकार है, हर एनिमल को, हर जीवाणु को, विषाणु को जीने का अधिकार है। और हम उनके दायरे में जाते हैं तो वहाँ की बीमारी लेके आते हैं। हम उनके यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं तो वो हमें इंटरफेयर करेंगे और इसी वजह से कई बीमारियां आ रही है। अब मैं ये विषय में नहीं जाऊंगा कि लोगों को वेजिटेरियन बनना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसका जिसका दायरा है उनके उनको दायरे में रहने देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में सिम्बायोसिस है। आप भी जियो, हमें भी जीने दो। और अगर हम हुँ, उस पर छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बीमारियों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब ये एमपॉक्स पे आते हैं कि ये पहले, सबसे पहले मंकीज में मिला 1958 में, और उसके बाद में मंकीज से ये एनिमल में आया, ह्यूमन बीइंग में आया 1970 में। और ये हुआ डीआरसी कांगो, जिसको पहले जाहिर कहते थे, ZAIRE। और डीआरसी कांगो में ये बीमारी अंदर के अंदर एंडेमिक रही। इसका मतलब वहीं जो उनका उनका कांगो रिवर है, वो रिवर के आसपास फैलती रही, और खास करके ऐसे गांव में जो फॉरेस्ट के पास में है। और फिर ये बीमारी वहाँ पे एंडेमिक रही। उसके बाद में वो वेस्टर्न अफ्रीका में गई। वेस्टर्न अफ्रीका में जो चाड है, नाइजीरिया है, अपना गैम्बिया है, वहाँ पे ये बीमारी फैली। और दोनों के क्लेड में फर्क रहा। यहाँ का जो क्लेड है वो क्लेड 1 है, और जो ज़्यादा घातक है, लेकिन इन्फेक्शियस कम था पहले। और क्लेड 2 जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका में है, और वो इन्फेक्शियस ज़्यादा है लेकिन घातक कम है। और जो 2022 और 24 के दौरान, 23 के दौरान फैला, वो क्लेड 2 था। तो वो सब वेस्टर्न अफ्रीका के जो कनेक्टेड कंट्री थे, खास करके फ्रेंच कंट्रीज, उनमें पहले गया, और वहां से फिर अमेरिका, कनाडा, सब जगह गया, भारत में भी आया। और हुँ, ये उसको हम लिमिट कर सके उस समय, लेकिन अब वापस ये उछाल कर रहा है। और ये जो आ रहा है ये क्लेड 1 है, क्लेड 1 का बी। मोटे तौर पर दो क्लेड में ए और 1 और 2 है। 1 जो है उसके अंदर ए जो है वो लोकल है, उसको हम एंडेमिक कहते हैं। और जब बी यानी बाहर जाता है वो अपने एरिया से, दायरे से, उसको हम कहते हैं 1B या 2B। तो पहले 2B हुँ, था, जो वेस्टर्न अफ्रीका से आया, और अभी जो आया वो 1B है। ये अभी फिलहाल कॉन्गो में ज़्यादा है। और उसके जो 4 सटे हुए कंट्री है, जो युगांडा, बुरुंडी, रुआंडा और केनिया, यहाँ पे 500-600 केस आए हैं। और अभी अभी 3-4 केसेस दूसरे जगह आए, जैसे पाकिस्तान में आया, फिलीपाइन में आया, स्वीडन में आया। जी। डॉक्टर गिलड़ा अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में इसका प्रकोप अ, फैलाव अ, इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए क्या तैयारी की जाए और क्या की जा रही है? देखिए, इसमें मोटे तरीके से 3 तरीके हैं। लॉन्ग रन में मैंने बताया कि हम किसी के एनवायरनमेंट में नहीं घुसे, तो इकोलॉजी हो या एनिमल और इनका प्लांट का एनवायरनमेंट हो। मिडिल लो लेवल पे ये है कि आप जहाँ पे वायरस है, वहाँ पे कंटेन करें। लेकिन दुनिया में लोग क्या हुआ कि काफ़ी लोग सेल्फिश बन गए, खास करके जो रिच कंट्रीज़ है। उन्होंने क्या किया कि मंकी पॉक्स को बचने के लिए, उस समय मंकी पॉक्स था, बाद में नवंबर 22 में इसका नाम एमपॉक्स हो गया।
और हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जब मंकी से आता ही नहीं और मंकी का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी, तो उसको मंकी पॉक्स बोलना गलत है, लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। जो भारत का पहला मरीज था मेरा, वो मुझे डिक्लेयर नहीं करने दिया उसकी केस, बोला कि नहीं नहीं लोग क्या करेंगे, मुझे बाहर अटैक अरेस्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो लोग अंडरग्राउंड जाने लग गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर से आने वाला केस है, हम पहले क्या करते हैं, बिल्ली को बाहर जाने देते हैं फॉरेस्ट में, और फिर फॉरेस्ट में ढूंढना है। तो बिल्ली बाहर जाने का मतलब ये है कि आप एमपॉक्स को जिन कंट्री में ज्यादा है वहीं के दायरे में सीमित रख दो, तो ये बाहर नहीं जाएगा। वहां पे सीमित रखने के लिए उनको वैक्सीन की जरूरत है। जो लोग स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेटेड है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन 1989 में बंद हो गया, तो उसके पहले जो लोग वैक्सीनेटेड है वो लोग इम्यून है, और अगर उनको हुआ भी इन्फेक्शन तो बहुत माइल्ड होगा। तो जो इन्फेक्शन देखने को मिला है ये 20 और 45 की उम्र में देखने को मिला है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ऑलमोस्ट 99%। तो अगर वहां से बाहर इन्फेक्शन नहीं जाने दिया, इसका मतलब हमारा काम यह है कि जो डीआरसी कांगो को वैक्सीन की जरूरत है उतना वैक्सीन प्रोवाइड करें। उन्होंने इनकी डिमांड किया कि हमको 3 मिलियन वैक्सीन चाहिए, और अमेरिका ने ऑफर किया 50,000 वैक्सीन। ये जो जितने बड़े बड़े कंट्री है इन्होंने स्टॉक पाइल करके रखा है, मिलियंस ऑफ डोसेस है, और ये काम सिर्फ भारत कर सकता है कि उनको वैक्सीन पहुंचाए, बाकी कोई रिच कंट्री नहीं करेगा। इसलिए मैं जिस दिन से पहले से डिक्लेयर हुआ है उस दिन से कह रहा हूं कि भारत के जो वैक्सीन कंपनीज है उनका काम है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाए और वहां तक पहुंचाए, खास करके कांगो, डीआरसी कांगो, बुरुंडी, रुआंडा, केनिया और युगांडा, वहां पे हम रोकथाम कर सके बहुत अच्छा है। वहां पे रोकथाम नहीं हुई तो वहां से यहाँ आने के बाद ये जो हम लोग बता रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे चेक करेंगे, ये सब गलत है, उसमें कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट पे आपको कोई चेहरे को देख के तो आपको नहीं दिखता है एमपॉक्स है। बहुत ज्यादा जो केस में है वो तो ट्रैवल ही नहीं करेगा, वो बीमार होगा। तो एमपॉक्स आपको कहीं दिखेगा नहीं। अब किसी को आप एयरपोर्ट पे नेकेट तो नहीं कर सकते हैं, तो आप चेक कैसा करेंगे? जो उसके अंदर कोविड में क्या था कि आप फीवर देखते थे, वो लोग पैरासीटामोल लेके बैठते थे। अब जितने नुस्खे बनाएंगे लोग उसको नुस्खे तोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये अगर बीमारी 20 और 45 के बीच में है और खास करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसका दायरा हमें सौंपना चाहिए नैको को, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम एचआईवी कंट्रोल करने का है, लेकिन वो कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, हिजरा कम्युनिटी है, सेक्स वर्कर कम्युनिटी है, मल्टीपल पार्टनर वाले सेक्स वाले लोग हैं, तो उनके साथ उनका कम्युनिटी के साथ काम है, उनका फंडिंग वो करते हैं। तो उनके थ्रू काम करना, हम टारगेट पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचेंगे। तो हम टारगेट पॉपुलेशन बात करते हैं, हमारा काम है इनको प्रायोरिटाइज करना, टारगेट करना नहीं है। प्रायोरिटाइज इसलिए करना कि वो इन्फेक्शन वहां से बाहर न जाए। अगर हम ये कर सके तो ये हम लोग काफी हद तक इसको समझ कंट्रोल। गया। एक चीज डॉक्टर ईश्वर जो आपकी बात से समझ में आ रहा है कि ये कोविड की तरह नहीं है, उस तरीके से नहीं फैलता कि हवा में है, आप किसी के साथ, किसी संक्रमित इंसान के साथ सेम कमरे में अगर हैं, तो हवा से आपको भी हो गया, वो वाली चीज ये नहीं है, नंबर 1। पक्का, क्योंकि ये क्लोज इंटीमेट कांटेक्ट, उसके अंदर क्लोज इंटीमेट में सेक्सुअल कांटेक्ट आता है, और फिर जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके, जिसका कांटेक्ट उसके मुंह के साथ आ सकता है, वो फफूंद के साथ आ सकता है, वो कुछ मुंह के साथ आ सकता है, वही। बाकी ये ड्रॉपलेट से नहीं जाता है, सरफेस से नहीं जाता है, एरियल ट्रांसमिशन इसका नहीं है, और इसीलिए ये कोविड जितना बड़ा कभी नहीं बन सकता है। जी, बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले वैक्सीन की बात की कि स्मॉल पॉक्स की जिनको वैक्सीन लगी हुई है, उनको इसका असर कम होगा या होगा ही नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वैक्सीन का भारत में कब तक प्रचलन था, और अभी आज की जो जनरेशन है, उनके वैक्सीन पैक में क्या ये वैक्सीन उनको लगती है या नहीं लगती है, और अगर नहीं लग रही है तो फिर क्या वो आर दे मोर ससेप्टेबल टू गेट दिस वायरस? ये जो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स है वायरस, ये पॉक्स वायरिडी फैमिली का है। पॉक्स वायरिडी जो फैमिली है, ऑर्थोपॉक्स फैमिली, इसके अंदर स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला है, कैमल पॉक्स है, रैबिट पॉक्स है, काउ पॉक्स है, अलास्का पॉक्स है, रैट पॉक्स है। तो इतने जो पॉक्स है सब एक ही फैमिली के हैं। तो यूजुअली जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ये बहुत सारे पॉक्स पे काम करता है, और इनिशियली जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकला वो काउ पॉक्स के रिसर्च करते करते निकला है। तो इसका मतलब एक फैमिली के जो वैक्सीन है वो एक दूसरे में काम कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास 1980 में पहला आखिरी केस आया स्मॉल पॉक्स का। उसके बाद में वैक्सीनेशन जो स्मॉल पॉक्स का था 1988-89 तक चला, 89 में बंद कर दिया गया।
जब बंद करने के बाद में ऐसा डिसाइड किया गया कि स्मॉल पॉक्स फ्यूचर में कभी आए तो क्या करें, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का ड्राई कर कर उसको रख दिया गया, उसका नाम है MVA, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा, ताकि वो जब प्री वैक्सीन स्टेज में है, जब वैक्सीन लगेगा उसको हम लोग डेवलप करके वापस वैक्सीन बना लेंगे। और ये भले ही इसका पेटेंट किसी के पास होगा, लेकिन MVA बनाने का बहुत बड़ा काम भारत ने किया और MVA बनाकर बहुत सारे देशों में दे दिया। बहुत सारे देशों में देने के बाद में बहुत सारे देशों ने क्या किया, जब जब वहां के कुछ काउ पॉक्स आया, रैबिट पॉक्स आया, कैमल पॉक्स आया, वो यूज करते गए एनिमल के लिए। अब वो ह्यूमन बीइंग में आया है, तो अभी हमारा काम ये बनता है कि हम ये एमपॉक्स वैक्सीन बनाएं। फिलहाल एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है बावारिया नॉर्डिक, और वही कंपनी का 2-3 अलग अलग नाम से बिकते हैं, जॉनस नाम से एक बिकता है, तो और वो काफी महंगा है, और वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर कर अफ्रीका को देंगे कि नहीं, मुझे शक है, क्योंकि हमें जो इतिहास मालूम है वायरल डिसीजेस का, उन्होंने दूसरे देशों के लिए या गरीब देशों के लिए सब्सिडाइज नहीं किया, खुद का सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। तो ये भारत ये काम कर सकता है कि जो 100 की चीज मेडिसिन 1 में बनाते हैं, लेकिन 100 की चीज वैक्सीन हम 10 में बना सकते हैं, 10% बना सकते हैं। तो 10% कॉस्ट में हम बनाकर उनको दे सकते हैं। मदद करना है, मदद करें, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम अफ्रीका के लिए हेल्थ के लिए है, ये प्रोग्राम उसका पार्ट बन सकता है। 1500 करोड़ की लागत के साथ भारत ने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको हेल्प करेंगे, तो उसके अंदर ये हेल्प हो सकती है। और ये हेल्प इतनी ज्यादा नहीं लगेगी जितनी हम लोग कोविड के बारे में सोचते हैं उतनी। जी, डॉक्टर ईश्वर, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो किस तरीके की वैक्सीन लगाएं या लगाने की जरूरत भी है एमपॉक्स से बचने के लिए, वो उपलब्ध भी है या नहीं? ये एमपॉक्स का वैक्सीन कोई मास पॉपुलेशन को लगाने का वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से कांटेक्ट आता है। उसके अंदर मेल सेक्स विद मेल है, मेल सेक्स विद फीमेल है, बाइसेक्सुअल है, मल्टीपल पार्टनर वाले लोग हैं। उन लोगों को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमारी जो 140 करोड़ के पॉपुलेशन है उसको सीमित करके करके हम 2, 3, 4, 5 करोड़ पे लेके आएंगे, तो हमारा काम आसान होएगा। अगर हम लोग 140 करोड़ का सोचेंगे, हर एक को एक वैक्सीन देना है, वो कितना प्रोग्राम बनाएंगे कोविड के जैसा, तो ये गलत होगा। तो हमें लेकिन डॉक्टर ईश्वर, मैं बस एक चीज यहां पर जानना चाहता हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत में इसका संक्रमण असुरक्षित और यौन संबंध से होता है, ठीक है? ये उससे होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। लेकिन एक बार जब वो फोड़े आ जाएं, फफूंद आ जाएं, फिर अगर वो टूट के गिर रहा है और आप उसके टच में आ रहे हैं, तो अभी आपने बोला कि उससे भी ट्रांसफर हो जाता है। हो सकता ऐसे है। में हाँ, हो सकता नहीं, है। तो फिर वही है ना, यही मेरा सवाल था, मेरा यही सवाल था। हाँ, तो एक स्टैटिस्टिक दे दूं कि जो लास्ट टाइम का जो था 22 मई से लेके जो चला, और वो 23 जुलाई अगस्त तक खत्म हो गया। उस दौर में जितने केसेस आए, 99% केसेस मेल सेक्स विद मेल वाले थे, फ्यू केसेस फीमेल थे, और एक ही बच्चा था। तो बच्चे का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या, कैसा ट्रांसफर हुआ पता नहीं। इसका मतलब ये मैक्सिमम यानी 100% लोगों को बीमारी जो हुई सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन बोल के हुई। लेकिन क्या हुआ, जो HIV था वो भी स्टार्टिंग में 1981 और उसके पहले वो मेल टू मेल सेक्स में ही आया, और लेकिन जब बात मेल टू मेल आया और बाद में जो हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, दुनिया में हेटेरोसेक्सुअली फैल गया। तो हो सकता है ये भी बीमारी स्टार्टिंग में मेल टू मेल आई, लेकिन जो बाइसेक्सुअल है वो फीमेल को देंगे, फीमेल से दूसरे मेल को मिल सकती है। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन 100% है, मेल टू मेल 99%, 98% अभी है, हो सकता है वो परसेंटेज चेंज हो जाए। तो ये हमें 20 से 45 की उम्र में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाले लोग, खास करके MSM और बाइसेक्सुअल लोग, इन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और आपका एक बहुत अहम सवाल था कि अनप्रोटेक्टेड क्या हुआ, कि HIV में जब अवेयरनेस काफी आया तो लोगों का बाहर सेक्स कम हुआ, लेकिन कंडोम का यूसेज बहुत बढ़ा। पिछले 10 साल में क्या हुआ कि कंडोम का यूसेज फिर से कम हो गया, और HIV के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी पहले दवाई खा लो HIV नहीं होगा, या HIV का अगर एक्सपोजर हो गया तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस खा लो HIV नहीं होगा। इस वजह से लोगों के दिमाग में बैठ गया कि HIV से बचने का तो गोली है, फिर क्या डरना है, तो लोगों ने कंडोम यूज बंद कर दिया। फिर हम वापस STD पढ़ रहे हैं जिसपे सिफिलिस है, हर्पीज है, HPV है, हेपेटाइटिस B है, गनोरिया और क्लैमिडिया है, जो इन्फेक्शन हमको 10 साल में बहुत कम देखने मिलते थे, साल में एक आध केस देखते थे हम, अभी वो बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि जो नई चीज आती है वो पहले चीज के प्लस में है, उसको उसके बदले में नहीं आई है।
तो अगर आपके पास प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एचआईवी के लिए आया है, वो कंडोम के एडिशन में है। आप कंडोम इस्तेमाल कीजिए, फिर भी साथ में ये लीजिए, तो आप एचआईवी से बचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंडोम मत लगाइए और ये कीजिए, और वो लोग कर रहे हैं आज, और इसीलिए ये पॉक्स है या नई एसटीडी बीमारियां हैं वो आएगी। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था 21st एसटीडी इन 21st सेंचुरी, क्योंकि 20 बीमारियां पहले थी, अभी 21वीं आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ये बताया कि हर किसी को इसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ये मानना है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी, वो आप जो एरियाज हैं या लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनके बीच में लगाई जा सकती है एक योजना की तरीके से, और कॉमन हर सड़क पर चलते हुए हर इंसान को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब मैं डॉक्टर ईश्वर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहा हूं, और वो होता है सोशल स्टिग्मा का। क्या हो अगर कोई इंसान इस तरीके के यौन संक्रमण का शिकार है, ठीक है, पुरुष के साथ यौन संबंध, लेकिन क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, इसके चलते वो आकर के खुल के इसके बारे में बताएगा नहीं, लेकिन संक्रमित है, तो इसको आप फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो तो समाज में घुला मिला है। बराबर, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो काम होगा वो नैको के दायरे से अच्छे से होगा, क्योंकि उनकी आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज है और उनका ऑलरेडी पीयर एजुकेशन मॉडल है। एक एमएसएम दूसरे एमएसएम को अच्छे से एजुकेट कर सकता है, एक बाइसेक्सुअल दूसरे बाइसेक्सुअल अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे कम्युनिटीज है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सैकड़ों में है, और वो सब नैको के टच में है। तो इसलिए कोई नई एजेंसी बनाइए, बहुत बड़ा हवा खड़ा कीजिए, सबको डरा दीजिए, ये काम करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाइड एजेंसी आपके पास है। नैको के 1000 काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर, जिसको कहते हैं वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर या इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर, आईसीटीसी। तो कोई भी इंसान को जिसको डर है, एमपॉक्स का है या दूसरे एसटीडी का है या एचआईवी का है, वहीं जा सकता है। तो वहां पे वो गया, इसका मतलब एमपॉक्स के लिए गया ऐसा नहीं, वहां पे जाके डिस्कस कर सकता है, क्योंकि वहां पे 1-to-1 रिलेशनशिप है। लेकिन नए जगह कहीं जाएगा, आपने अगर क्लिनिक का नाम रख दिया एमपॉक्स क्लिनिक, तो वहां पे कोई आएगा ही नहीं, और इसीलिए तो लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। और उस समय भी ऐसे ही हुआ कि मेरा मेरा पेशेंट तो डिस्क्लोज मैंने कर नहीं सका। केरला में जो पेशेंट आया, उसके लिए बोला पेशेंट कहाँ से गया था, ये फ्लाइट से आया, उसके को पैसेंजर को टेस्ट कीजिए, फिर कौन से बस में गया, कौन से ऑटो में गया, वो ड्राइवर को पकड़िए, कौन से क्लिनिक में गया, वो डॉक्टर को पकड़िए, फैमिली के लोग, फिर वो सबके सब लोग को आइसोलेट करके। यानी इसका मतलब स्टिग्मा इज नॉट ओनली फॉर दैट पेशेंट, स्टिग्मा इज फॉर एवरीबॉडी हु हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद। और ये हाउंडिंग जो होता है हमारे हमारे देश में, ये हाउंडिंग की वजह से लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। हाउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई आप 8-10 क्लिनिक बना दीजिए जहां पे टेस्टिंग हो सकता है, बता दीजिए, आईसीटीसी पे पहुंचने दीजिए, और उनको सेंसिटाइज कर दीजिए कि भाई आईसीटीसी में आपके पास एक नया बीमारी आया है, आप सेंसिटाइज हो जाओ, समझ लो कि मरीज आगे और पूछेगा। और 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 जैसे कि आपने बताया, ये कोविड की तरह भी नहीं है कि वाकई आपको संक्रमण चेक करने के लिए लोगों को फिजिकली देखना पड़ेगा कि भाई इसका कांटेक्ट इससे, उसका उससे, क्योंकि नहीं ये नहीं हवा से तो फैल नहीं रहा है। नहीं, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जो है वो मेल टू मेल सेक्स वालों का है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है अभी, क्योंकि जितने मेल टू मेल सेक्स हो रहे हैं या बाइसेक्सुअल सेक्स हो रहे हैं, ये ऐप से जाते हैं। और ऐप से जाते हैं, इसका मतलब क्या, रात गई बात गई। अगर दूसरे दिन कोई बीमारी लेके आता है, उसको मतलब भाई कहाँ गया, तो नहीं मैं ऐप से गया था, फोन नंबर है नहीं है, नाम मालूम है, पता है नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे। तो ऐप जितने हैं, टिंडर, ग्राइंडर, बहुत सारे ऐप है, यानी आपका बिजनेस लगभग 1000% बढ़ा है 2-4-5 साल में। जितना मैरिज के ऐप का बड़ा नहीं है, उसका 10 गुना ज्यादा ये बढ़ा है। तो हमें ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा अवेयरनेस करने के लिए कि आप अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक सोशल मीडिया है, यानी आप बहुत अच्छा काम करें कि सोशल मीडिया के जरिए जा रहा है। ये जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया को जितना आप स्ट्रांग और अच्छे से मैसेजेस देंगे, उतना फैलेगा और लोगों में मेरा उतना अवेयरनेस रहेगा। हम जी ट्रेडिशनल मीडिया से जा नहीं सकते लोगों में। नहीं जा। अब मेरा आखिरी सवाल होता क्या है, हमने कई वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है, जो लालच होती है और जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खास तौर से वेस्टर्न मुल्क, अपने लिए वैक्सीन बना लो, अपने आप वैक्सीनेट हो जाओ, और उसके बाद दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो। ये कोविड में भी यही हुआ था कि बहुत महंगे में अपनी वैक्सीन आप होल्ड कर लीजिए, मेरे लोग सुरक्षित हो जाएं, लेकिन उसका नया नया वेरिएंट आता रहेगा अगर वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। तो अगर आप वैक्सीन बना करके भारी मात्रा में पूरी दुनिया भर को वैक्सीनेट नहीं कर देते हैं,
तो वो किसी ना किसी रूप में आ करके वापस आपको भी संक्रमित करेगा। एटलीस्ट कोविड-19 में तो यही होता था। परफेक्ट, इसमें परफेक्ट। होता है नहीं। देखिए, एक कहावत है, जब तक पड़ोसी आपका सुखी नहीं है, आप सुखी नहीं है। पड़ोसी खांसते रहेगा, आपको रात भर जगाएगा। उसी ढंग से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को ये समझना चाहिए कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अफ्रीका को सुरक्षित रखना है आपको। यानी आपके हित में ये है कि आप अफ्रीका में कंटेन करो वायरस। तो अफ्रीका को हेल्प करना है, इसका मतलब अफ्रीका को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। यही उनको बताना चाहता हूँ। और कई बार कोविड के वजह से बहुत सारे वैक्सीन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वैक्सीन की एक लिमिट है, उसका जो एक्सपायरी डेट है, तो हो सकता है एक्सपायरी डेट के महीना 2 महीने बाद भी काम करे, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं। तो अगर उनके पास स्टॉक पाइल किया हुआ वैक्सीन है और अभी उनके पास बड़ा प्रॉब्लम और डिमांड नहीं है, तो वो स्टॉक पाइल क्या कम से कम 50% तो वो शेयर कर दे, वो दे दे अफ्रीका को, और फिर खुद बनाने चालू करे। तो वो करना चाहिए उन्हें। जी, बिल्कुल। डॉक्टर ईश्वर गिलड़ा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। ये सब जानकारियाँ ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं होगी तभी उससे आप गलत इन्फॉर्मेशन बटोरने लगते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान बटोरने लगते हैं और वो सही तरीका नहीं होता है। तो ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।